तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब होता है काइंड ऑफ वर्ड। ठीक है, मतलब हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा में जितने भी शब्दों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं कि कौन कौन से शब्द किस तरह से और कैसे जो है आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शब्द का जो भेद है, मतलब हम जब कोई चीज़ को शब्द के रूप में लिखते हैं तो हम उस शब्द को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका इतिहास क्या रहा होगा, उसकी रचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसके रंग रूप क्या है, क्या उसमें किस तरीके से व्याकरण का यूज़ करेंगे, उसका अर्थ क्या होगा। तो ये सारे हिंदी के हिंदी के शब्दों का क्या है, वर्गीकरण है। तो हिंदी के शब्दों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः चार आधार पर होता है। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें इतिहास और उसके स्रोत रहेंगे। ठीक है, फिर व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति रहेगा जिसमें रचना और बनावट के आधार पर रहेगा। ठीक है, फिर रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर रहेगा, फिर अर्थ के आधार पर रहेगा। ठीक है, तो ये शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं जिसको आप लोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखिए हिंदी के शब्दों का व्याकरण, तो आप लोग हिंदी के जो शब्दों का वर्गीकरण है उसको हम लोग चार तरीके से डिफाइन करेंगे। ये हम लोग डिफाइन कर लिया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका स्रोत और उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो स्रोत और इतिहास के आधार पर मुख्यतः पांच भेद होते हैं। ठीक है, मुख्यतः पांच भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तत्सम है। ठीक है, फिर तद्भव है, फिर देशज है, फिर विदेशज है, फिर संकर है। ठीक है, तत्सम शब्द होता क्या है इसको देख लेते हैं। तत्सम शब्द होता क्या है, तत्सम का मतलब है संस्कृत। ठीक है, जब हम शब्दों का जब निर्माण हुआ था, हिंदी शब्द का जब हम रचना देखते हैं तो यह जो है संस्कृत भाषा से ही आते हैं। तो तत्सम जो है संस्कृत से ही आते हैं, मतलब तत्सम जो शब्द रहेंगे वो संस्कृत के समान ही रहेंगे, मतलब इसमें कुछ उल्टा सीधा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी जो है तत्सम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के समान ही होगी। ठीक है, जैसे कि अग्नि, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, अग्नि हो सकता है। ठीक है, अग्नि, माता पिता हो सकता है। ये सारे जो है संस्कृत के ही वर्ड है। ठीक है, मतलब ये संस्कृत के ही समान है। तद्भव में क्या होता है, तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत जो हमारा जो प्राचीन भाषा था वो संस्कृत था। ठीक है, अभी भी है संस्कृत, लेकिन हम लोग उसकी जो बहुत ही पुरानी जो भाषा है वो धीरे धीरे रूप में क्या हुआ, ये पहले जो है प्राकृत भाषा में हुआ, फिर पाली भाषा में हुआ, फिर जो है हिंदी के अलग अलग भाषाओं जैसे कि खड़ी बोली जो शब्द है, जैसे कि उड़िया, बांग्ला हो गया, फिर जो है अपभ्रंश अवहर, तो ऐसे बहुत सारी रचनाओं में इसका शब्दों का जो है जो भाषाओं का जो परिवर्तन हुआ है, तो उन भाषाओं के परिवर्तन के आधार पर संस्कृत का जो शब्द है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो संस्कृत का दूसरे शब्द में जब स्थानांतरण हुआ तो ये जो है तद्भव शब्द बना। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, संस्कृत का एक निश्चित काल में स्थानांतरण हुआ या परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन के आधार पर जो शब्द हम लिखते हैं तो उस शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द का मतलब होता है कि स्थानीय भाषाओं से जो शब्दों का रचना होती है, स्थानीय बोली के हिसाब से, स्थानीय बोली के आधार पर शब्दों की रचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, देशज। ठीक है, देशज शब्द कहते हैं। विदेशज जो है, विदेशज का मतलब होता है विदेश में जन्म हुआ, मतलब या आया हुआ। ठीक है, विदेशज में मतलब विदेश में जन्म हुआ या आया हुआ। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द है जो विदेश से आया हुआ है लेकिन हमारे जो क्षेत्र में इसका परस्पर संपर्क हुआ होगा, परस्पर क्या होगा, संपर्क हुआ होगा। तो इन संपर्कों के कारण जो हमारा शब्द बना है वो विदेशज शब्द है। ठीक है, अब संकर, संकर का मतलब होता है कि जैसे संस्कृत और हिंदी अगर शब्द बन रहे हैं, फिर हिंदी और फारसी, तो ऐसे शब्दों का अगर दो अलग अलग दो अलग अलग या भिन्न स्रोतों से लिया गया जो शब्द है, भिन्न स्रोतों से आया हुआ जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो
इतिहास और स्रोत के आधार पर हम लोग ने देखा कि कैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द हमको मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जान लिए। देखिए तत्सम शब्द क्या क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तत्सम शब्द होता क्या है, जैसे कि तत्सम शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द में क्या क्या हो सकता है। तत्सम शब्द में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि तत्सम में क्या हो सकता है, जैसे संस्कृत की भाषा हो गई, जैसे कि अग्नि, अग्नि, माता, पिता। ठीक है, माता पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये जो सारे शब्द हैं वो तत्सम से आया हुआ है। तद्भव में क्या होता है, तद्भव में होता है जैसे कि संस्कृत की एक भाषा है, संस्कृत की भाषा है, संस्कृत से होते हुए प्राकृत भाषा में गया, फिर प्राकृत से हिंदी भाषा में गया। ठीक है, तो तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत की भाषा तो रहेगी लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होते जाएगा और बाद में हम इसको हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत का जो शब्द है वो हिंदी भाषा के रूप में जब इसका स्थानांतरण होकर इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये तद्भव है। जैसे कि यहाँ पर उज्ज्वल है, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल को कैसे लिख सकते हैं, उज्ज्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उज्ज्वला हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर चेंजेस होते जाएगा तद्भव का। ठीक है, मतलब शब्दों का चेंज होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर संध्या है, संध्या को क्या लिख सकते हैं, संध्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, संध्या। और यहाँ पर सांझ, तो प्राकृत भाषा में ये हो जाएगा संध्या, यहाँ पर सांझ हिंदी भाषा में, और संस्कृत भाषा में संध्या। ठीक है, तो तद्भव का इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। देशज शब्द में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पेट, देशज शब्द में, देशज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेट, पगड़ी लिख सकते हैं, ये एक या क्या बोल सकते हैं, ठेठ, टांग, ये सारे स्थानीय या स्थानीय बोली है जिसको हम लोग देशज शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसको, जैसे कि विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द में क्या क्या लिख सकते हैं, विदेशज शब्द में क्या क्या लिख सकते हैं, विदेशज में आता क्या क्या है, यहाँ पर सबसे जो प्रचलित भाषा है अरबी, फिर फारसी, फिर अंग्रेजी, फिर यहाँ पर अरबी, फारसी, अंग्रेजी। ठीक है, मुख्यतः तीन तरह के यहाँ पर विदेशज शब्द मिलेंगे। ठीक है, अरबी जो है, अरबी की जो संख्या है लगभग 3000, लगभग 2500 अरबी भाषा, अरबी शब्द का प्रयोग विदेशज भाषा में किया जाता है। ठीक है, लगभग 2500 शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, उसको अरबी भाषा में विदेशज शब्द के रूप में किया जाता है। विदेशज में जो भाषा है अरबी भाषा, ठीक है, उसमें जो शब्द रहेंगे वो 2500 रहेंगे। ठीक है, फिर फारसी भाषा में लगभग 3500 शब्दों का प्रयोग होता है, लगभग 3500 शब्दों का प्रयोग फारसी भाषा में, फारसी शब्दों में होता है जो विदेशज का एक भाग है। ठीक है, अंग्रेजी का लगभग 3000 शब्द जो है हम लोग प्रयोग करते हैं जो शुद्ध हिंदी के रूप में। देखिए विदेशज भाषा का मतलब है कि ये परस्पर संपर्क में आया हुआ शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो हम लोग अरबी, फारसी, अंग्रेजी की जो बात करें, ये तो लगभग 2500, 3500, 3000 ये लगभग शब्द है, लेकिन ये जो सारे शब्द हैं वो इनका जो यूज़ होता है वो हिंदी भाषा में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विदेशज शब्दों को दे सकते हैं। अब इसको हम लोग 2500 शब्दों को याद तो नहीं कर सकते। ठीक है, ना फारसी भाषा को याद कर सकते ना अंग्रेजी को। ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा का यूज़ कहाँ है। ठीक है, मतलब उसको क्वेश्चन को देखते हैं हमको समझ आ जाएगा कि कौन सा भाषा विदेशज है, कौन सा देशज है, कौन सा तत्सम तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब जैसे यहाँ कर देखते हैं हम लोग संकर। ठीक है, संकर का जो प्रयोग है जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, संकर का जो है यहाँ पर देख लेते हैं। संकर, संकर शब्द का मतलब होता है जैसे कि कोई छाया है, शब्द है, छाया क्या है, संस्कृत शब्द है। ठीक है, अब इसको हम लोग दार कर दे। ठीक है, ये क्या है, फारसी भाषा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छायादार।
ठीक है। तो ऐसे ही दो भिन्न भिन्न स्रोतों से लिए गए जो शब्द को हम लोग जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, संकर शब्द बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्रोत और इतिहास के आधार पर हम लोग ने इसकी उत्पत्ति को देख लिया कि कैसे तत्सम तद्भव विदेशज देशज देशज और संकर शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है। रचना और बनावट के आधार पर मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है। तीन भेद कौन कौन से होंगे? रूढ़ हो गए, रूढ़, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। रूढ़ शब्द का मतलब होता है, रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का खंडन ना हो सके। जिन शब्दों का खंडन ना हो सके उसको बोलते हैं अपन रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चावल है। अब इस चावल को अगर हम खंडन कर सकते क्या? चावल, चा प्लस व ल, या चाव प्लस ला, ऐसे हम लोग खंडन तो नहीं कर सकते। तो जिन शब्दों का हम लोग खंडन नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है। यौगिक क्या होता है? दो शब्दों के मेल से बना हुआ, दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द, बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? विज्ञान। ठीक है, वी प्लस ज्ञान, ये क्या हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है। तो विज्ञान को अपन दो भाग में पढ़ सकते हैं। वी का मतलब होता है संपूर्ण, ज्ञान का मतलब, ज्ञान मतलब होता है अपना जो शिक्षा वाला भाग है। ठीक है, मतलब शिक्षा जो लेते हैं, ज्ञान मतलब अध्ययन करना। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है कि जैसे इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट के जितने भी विश्व का ज्ञान होता है उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। ठीक। जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय, इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्या प्लस आलय। ये क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। आलय का मतलब होता है स्थान, विद्या ग्रहण करने का स्थान क्या होता है? विद्यालय कहलाता है। तो ऐसे ही यौगिक शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। योग रूढ़ का मतलब है वे शब्द जो केवल यौगिक होते हैं। ये क्या होता है? ये जो शब्द होते हैं वो यौगिक तो होते हैं लेकिन इस जो मीनिंग होता है वो केवल रूढ़ शब्द में होता है। मतलब ये कि हम लोग इसका यौगिक तो बना सकते हैं। जैसे कि हमको कोई शब्द दिया रहेगा, उस शब्द का यौगिक तो बनेगा ही, लेकिन ये जो शब्द कहलाएंगे वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पीताम्बर, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीताम्बर लिख सकते हैं। ठीक है, पीत प्लस अंबर, पीताम्बर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो शब्द बनेगा, जो कोई तीसरा शब्द बनेगा, मतलब एक रूढ़ शब्द बनेगा। दो शब्दों के मेल से बन रहा है, दो शब्दों के मेल से बन रहा है, लेकिन जब ये बना तो ये क्या हो जाएगा? एक रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा योग रूढ़। जिससे अब नेक्स्ट देखते हैं तो ये हो जाएगा रचना बनावट के आधार पर। फिर देखते हैं रूप और प्रयोग के आधार पर। रूप और प्रयोग के आधार पर इसको कैसे कैसे करते हैं? रूप और प्रयोग के आधार पर दो भेद होता है। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक, ठीक है, का अगर हम उसको मूल शब्द में अगर हम इसको क्या कर सकते हैं? रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण करते हैं, करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विकारी शब्द। मतलब लिंग, वचन, कारक अगर हमको दिया गया है, ठीक है, वे शब्द हो जाएंगे जो लिंग, वचन, कारक में अगर हमको मूल शब्द में अगर हम प्रयोग, मूल शब्द में अगर हम उसको परिवर्तन कर देते हैं तो वो विकारी शब्द हो जाएगा। और अगर इसमें क्या हो जाएगा? लिंग, वचन, कारक में अगर हम लोग क्या करते हैं? मूल शब्द में अगर परिवर्तन नहीं होता तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में जैसे कि कोई एक शब्द, जैसे कि एक वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? लड़की पढ़ रही है, मतलब पढ़ रही है। तो इसको क्या कर दिए हम लोग? वचन में लिंग में परिवर्तन कर दिए। ठीक है। वैसे ही हम लोग लड़का दौड़ रहा है लिखते हैं तो लड़के दौड़, वचन में परिवर्तन हो जाएगा, एक वचन से दो वचन। अब ऐसे ही हम लोग लिंग, वचन, कारक जितने भी अगर शब्द जैसे वाक्य आ रहा है तो उसमें अगर लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन हो रहा है तो विकारी शब्द है, और इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो अविकारी शब्द है। ठीक है। अब इसमें जो शब्द जुड़ कर जो भी अवयव जुड़ कर आएंगे, जैसे कि क्रिया का अवयव हो जाएगा,
फिर विशेषण, फिर यहाँ पर संबंध का, ठीक है, फिर समुच्चय बोधक, ठीक है, फिर विस्मयाद बोधक। तो ऐसे शब्दों में रहेंगे, ऐसे शब्द तो रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन ये ऐसे रहेंगे जो आविकारी शब्दों को बताते हैं, ठीक है, क्रिया के आधार पर विशेषण संबंध। तो ये जो जितने भी यहाँ पर हम लोग देखे हैं ये क्या रहेंगे, सारे आविकारी शब्द रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं रूप और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट और मेन जो टॉपिक है अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए इसके 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं, एक अर्थी, अनेकार्थी, समनार्थी, विलोमार्थी। एक अर्थी का मतलब है जिसका एक अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो, तो ये एक अर्थी शब्द हो जाएगा। जिसका अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ हो तो अनेकार्थी। समनार्थी शब्द मतलब जिसका समान शब्द को बताता हो, समान वाक्य समान शब्द को बताता हो तो समानार्थी कहलाता है। विलोमार्थी मतलब समानार्थी शब्द का उल्टा, ठीक है, उल्टा शब्द को बताता है उसको विलोमार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। एक अर्थी में जिसका एक अर्थ बताता हो, ठीक है, जैसे हार, जैसे कि गंगा, पटना, जमुना। एक अर्थी मतलब संज्ञा सर्वनाम भी शामिल हो जाएगा। अनेकार्थी मतलब एक से अधिक, जैसे कि हार है तो हार भी हो सकता है, पराजय भी हो सकता है। कनक है जैसे कि सोना, धतूरा। कर, हाथ, टैक्स हो सकता है। समानार्थी शब्द में जैसे कि समान, जैसे आकाश, नभ, गगन, आसमान, बादल, मेघ, जलद, बारिश ऐसे हो सकते हैं। सूर्य को रवि, भानु, भास्कर भी हो सकते हैं। विलोमार्थी शब्द मतलब उल्टा शब्द, जैसे कि जय का पराजय, जैसे यहाँ पर जय का पराजय और सच का झूठ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शब्द के भेद को देख चुके हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और इस तरीके से हम लोग शब्द भेद के जितने भी टॉपिक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।